अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है वो हम लोगों ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ और वो वीडियो है प्रॉब्लम 8.3 एंड 8.4 की। और 8.3 प्रॉब्लम है ग्रिफिथ का और इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक बाय ग्रिफिथ का, जिसमें हमने मैग्नेटिक अट्रैक्शन कैलकुलेट करनी है बिटवीन द नदरन एंड सदरन हेमिस्फीयर। मतलब एक हेमिस्फीयर हो आपके पास और एक स्फेरिकल शेल हो, अगर आप उसको बीच में से कट कर दें दो पार्ट में, तो आपके पास आपको पता है कि एक स्फीयर को जब आप सेंटर में से कट करेंगे तो वो दो हेमिस्फीयर्स बन जाएंगे। तो सदरन एंड नदरन हेमिस्फीयर का मतलब ये होता है कि आपके पास ऊपर की डायरेक्शन आपको पता है कि नॉर्थ साउथ आप जब डायरेक्शंस लेते हैं तो उसमें से ऊपर वाला हाफ होगा वो एक नदरन हेमिस्फीयर बन जाएगा और जो नीचे वाला हाफ होगा वो सदरन हेमिस्फीयर बन जाएगा। और इसमें कंडीशन ये है कि जो स्फीयर है वो रेस्ट पे नहीं है, वो बल्कि स्पिन कर रहा है अपने ही एक्सिस के गिर्द। उसका रेडियस आर है, उसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी है जिससे वो जो है वो स्पिन कर रहा है। उसके ऊपर कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी भी है। अब इन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए हुए आपको। इन्होंने आपको बताया हुआ है कि इस टाइप का प्रॉब्लम जो है वो हमने 5.42 प्रॉब्लम मतलब 5th चैप्टर के 42 प्रॉब्लम भी ऐसा ही था। उसमें भी हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी थी बिटवीन द सदरन एंड नदरन हेमिस्फीयर, जो कि जिसमें वो शेल जो था वो स्पिन कर रहा था। तो उस केस में हमने फोर्स फाइंड की थी और उस केस में हमने जो मैग्नेटिक फील्ड और सब कुछ फाइंड करके एंड देन हम लोगों ने वहाँ पे फोर्स फाइंड की, जैसे हम नॉर्मल फोर्स फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो फोर्स फाइंड करनी है वो मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर को यूज़ करके फाइंड करनी है। मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए वो जो है दिखा देती हूँ आपको। प्रॉब्लम जो है वो 5.42 जो था वो क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि वैसे भी हमें पीछे जाना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि हमने रिज़ल्ट यूज़ करने हैं एक प्रॉब्लम के। एक्चुअल आपके पास जो है जो प्रॉब्लम है हमारे पास जो स्पिनिंग शेल का प्रॉब्लम है उसमें ऑब्वियसली अगर हमें मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर को भी यूज़ करना है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की टर्म आती है। उसमें एस आता है पॉइंटिंग वेक्टर, और आपको पता है एस जो है वो ई एंड बी पे डिपेंड कर रहा होता है। मतलब आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पता होगी तो ही आप उसको स्ट्रेस टेंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको शेल के लिए इसको सॉल्व करना है सारा, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो पहले मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी है, इसलिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स हमने फाइंड की हुई है एक एग्ज़ाम्पल में, उसी का रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे। 5th चैप्टर के अंदर वो एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो है वो फाइंड की हुई है स्पिनिंग शेल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। जो प्रॉब्लम जिसका ये रेफरेंस दे रहे हैं जो हमारे पास वो ये प्रॉब्लम है 5.42, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नदरन एंड सदरन हेमिस्फीयर कैलकुलेट की है फॉर स्पिनिंग चार्ज स्फेरिकल शेल, और इसका आंसर इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। और एग्ज़ाम्पल 5.11 इसलिए इन्होंने आपको बताया क्योंकि उस एग्ज़ाम्पल के अंदर इन्होंने स्पिनिंग चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो फाइंड की हुई है। मैं उस एग्ज़ाम्पल की तरफ जा रही हूँ और उस एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, ये वो एग्ज़ाम्पल है। तो बेसिकली आपके पास इस एग्ज़ाम्पल के अंदर आपके पास एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसका रेडियस आर है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो इसके लिए जो है इन्होंने पहले ए फाइंड किया एंड देन फिर ए जब आ गया इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए। अब बेसिकली ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं लगा रही क्योंकि मेरा प्रॉब्लम जो है मैं उस पर आ रही हूँ। सिर्फ मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिया है क्योंकि ओबियसली जो बच्चे 8th चैप्टर कह रहे हैं उन्होंने 5th चैप्टर किया होगा, तो अंडरस्टूड से बात है। तो अगर उन्होंने 5th चैप्टर किया हुआ है तो उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी की होगी, तो मैं सिर्फ उस रेफरेंस के लिए यहाँ पे आई थी। तो इसमें सिर्फ ये वाला जो इंटीग्रल है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी ये चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इससे फिर आपके पास दो रिज़ल्ट आ जाते हैं, एक की वैल्यू इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल स्पिनिंग स्फेरिकल शेल की आ जाती है, एंड देन फिर आप ए का इनसाइड और आउटसाइड के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लेके वहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं।
तो असल में हमने ये मैग्नेटिक फील्ड के रिज़ल्ट यूज़ करने हैं। तो मैं अपने के पास आती हूँ। तो ये अब प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमने मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर को यूज़ करते हुए हमने जो है वो फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास जो है ये स्ट्रेस टेंसर है और ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर है, और आपको पता है पॉइंटिंग वेक्टर E क्रॉस B के बराबर है। और स्टैटिक के केस में क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ S है, तो अगर फील्ड स्टैटिक है, फील्ड चेंज नहीं हो रही विद टाइम, तो फिर आपके पास ऑब्वियसली ये d/dt जो है वो आपके पास क्या होगा, स्पेशली अगर आपके पास E क्रॉस B का प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है, वो विद टाइम चेंज नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास जो है उनका सेकेंड टर्म ये वाली ज़ीरो हो जाएगी। और आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है चार्ज कन्फिग्रेशन पे, वो सिर्फ स्ट्रेस टेंसर के ऊपर ही डिपेंड करेगी, T.D के ऊपर। अब होता ये है आपके पास नॉर्मली आपको पता है कि जो T होता है वो आपके पास जनरली T का ये वाला रिलेशन होता है, और T.D एक ये बुक से मैंने आपके 8 चैप्टर की बुक से रिलेशंस लिए हैं। TIJ 8.17 इक्वेशन है, और ये आपके पास 8.18 इक्वेशन है। तो हमें जो है कैलकुलेट असल में करना है T.DA हमने असल में कैलकुलेट करना है, और ये हमें फोर्स देगा। और हमने ये क्योंकि नदरन एंड सदरन हेमिस्फीयर के बीच में हमने फोर्स फाइंड करनी है, तो नीचे वाला हेमिस्फीयर ऊपर फोर्स लगाया, ऊपर वाला नीचे लगाया, उसकी डायरेक्शन Z एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी। तो इट्स मीन कि हमने ये T.DA का Z कंपोनेंट फाइंड करना है, मतलब J की जगह हमने Z पुट करना है। बाकी ये I की वैल्यू XYZ हो सकती हैं, J की जगह मैंने Z पुट कर दिया, फिर मैंने समीशन ओपन कर दिया और I की जगह XYZ पुट कर दिया, तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। फिर उसके बाद मेरे पास ये TZX, TZY और TZZ फाइंड कर लेना है। ये जो T की इक्वेशन है इसमें IJ की जगह एक दफ़ा ZX पुट करना है, I की जगह Z, J की जगह X, फिर दूसरी दफ़ा आप I की जगह Z, J की जगह Y, और तीसरी दफ़ा दोनों की जगह Z पुट कर दें। जब आप इनको पुट कर लेंगे, अब असल में हमने जब मैंने ये रिलेशन लिखा था तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट्स भी लिखे थे, लेकिन क्योंकि हम मैग्नेटिक फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फ़िलहाल इग्नोर करके सिर्फ हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट लेंगे, इसलिए फिर मैंने इसको इरेज कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट में सिंपल आप इधर वही करेंगे, आई जहाँ भी जो भी आई की वैल्यू होगी, आई सपोज आप Z ले रहे हैं, JX ले रहे हैं, तो हर जगह आई की जगह Z और J की जगह X आ जाएगा। तो आपको ये बात पता है कि आपके पास अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ये 1 के बराबर होता है क्रॉनिकल डेल्टा, और अगर ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये दोनों X और Z हों या Y और Z हों तो फिर ये टर्म 0 हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों Z होंगे तो फिर ये टर्म सर्वाइव करेगी, ये टर्म तो हर हाल में सर्वाइव करेगी। तो इसलिए आपने जब TZZ मैंने कैलकुलेट किया, मैंने इसको थोड़ा लंबा किया हुआ था, इसको आप इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ यहाँ तक ही कर लें। आप सिर्फ जो है यहाँ पे IJ की जगह ZZ पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा, ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ZY आ गया, आपने I की जगह Z पुट किया और J की जगह Y पुट किया, ये वाली टर्म 0 होगी, सिंपल 1/μ0 BZ और BY बच गया। इसी तरह यहाँ पे भी नेक्स्ट में भी TZX में भी 1/μ0 BZ BX बच जाएगा। फिर जब T.DA जो हमने कैलकुलेट किया था, इसमें हमने हर जगह TZX, TZY और TZZ की जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं वो हमने पुट कर दी, सिंपल ये मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसमें आपके पास ये है कि ये मैंने खोला हुआ था, वो ये अगेन इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जो आपके पास वैल्यू है आपने वो पुट कर देनी है। BZ स्क्वायर माइनस हाफ B स्क्वायर आपके पास वैल्यू थी, मैंने इसे ओपन कर दिया था। ओपन करने का मतलब ये है कि B की जगह BX स्क्वायर, B स्क्वायर की जगह BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जो वैल्यू है आप वही पुट करें, ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको ओपन करने की ज़रूरत है, मतलब यहाँ पे इस वाले की बात कर रही हूँ मैं कि BZ स्क्वायर माइनस हाफ B स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया था, B स्क्वायर की जगह BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर पुट कर दिया था। फिर यहाँ से हाफ B स्क्वायर Z स्क्वायर और BZ स्क्वायर जो है ना वो आपस में माइनस होकर हाफ BZ स्क्वायर आ गया। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको स्टेप, सिंपल आप ये जो आपके पास वैल्यू है BZ स्क्वायर माइनस हाफ B स्क्वायर, इसको आप पुट कर दें। ओके, ये आपके पास आगे एरियाज़ के साथ जब में मल्टीप्लाई हुए, अब ये आपने ADX के साथ DAY के साथ DZ के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आपने देखा ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इनमें BZ कॉमन आ रहा है, इनको कॉमन लेके ये ब्रैकेट में ये टर्म रहेगी,
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बच रही है ये बी डॉट डी ए के बराबर है। मतलब बी अगर आप ये ले रहे हैं, डी ए का बी के 3 कंपोनेंट, आई जे के, डी के 3 कंपोनेंट, डी ए के 3 कंपोनेंट, एक्स वाई जी, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये आ जाएगा। तो एक्चुअली आपके पास ये वाली तीनों टर्म्स जो है बी डॉट डी ए को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बी जेड आपने बाहर कॉमन लिया हुआ है और साथ माइनस हाफ बी स्क्वायर डी ए जेड आ गया। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड स्फेरिकल शेल, इन्होंने आपके पास इक्वेशन 5.68 की एग्जांपल ली है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको खोला हुआ दिखाया था। ये वाली एग्जांपल ये इनसाइड के लिए इन्होंने यूज़ किया है, ये वाला रिज़ल्ट। और फिर उसके बाद आउटसाइड के लिए, इनसाइड के लिए ये वाला रिज़ल्ट यूज़ किया है और आउटसाइड के लिए ये यूज़ किया। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे आया। अगर आप देखें तो एक्चुअली ये जो है ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है जो उन्होंने आउटसाइड के लिए यूज़ की है, ये आपके पास जो है वो डायपोल की जो होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये वो है। ये 5th चैप्टर के अंदर ही जब आगे जाके आप लोग डायपोल के बारे में पढ़ते हैं उसके अंदर ये चीज़ कैलकुलेट की हुई है। तो मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ द वेक्टर पोटेंशियल जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है ना, ये तो सिंपल आपके पास एक मिनट, ये आपके पास डायपोल, हाँ ये डायपोल जो है उसकी वजह से जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल की जो जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल की आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसी तरह आपके पास जो है वो मैग्नेटिक डायपोल की भी जो है वो एक यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो आपके पास जो है इस तरह की है फॉर्म, ठीक है। तो आपके पास ये अगर आप देखें तो आपके पास जो स्पिनिंग स्फेरिकल शेल है उसकी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास इसी फॉर्म की आती है, बस उसका एम जो है वो डिफरेंट होता है ऑब्वियसली। तो आपके पास वो भी एज अ डायपोल ही बिहेव कर रहा होता है। जब वो एक शेल स्पिन कर रहा होता है तो वो एज अ डायपोल बिहेव कर रहा होता है, मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे एक डायपोल की होती है। तो इसलिए, लेकिन इसका ये तो एक फ़िज़िकल प्रूफ है, लेकिन मैथमेटिकली भी यही आता है जो हमने इस अभी एग्जांपल में देखा था कि ए उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था वेक्टर पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए। इनसाइड के लिए उस एग्जांपल में मैग्नेटिक फील्ड ए का क्रॉस लेके कैलकुलेट की हुई है। आउटसाइड के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है ये प्रूफ करने के लिए कि इसका वाकई इस फॉर्म में आता है, जो डायपोल का मैग्नेटिक पोटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फॉर्म में ही इसका आता है। तो जो ए था मैंने आउटसाइड के लिए जो ए उस एग्जांपल 5.11 में कैलकुलेट हुआ था वो ए मैंने यहाँ यूज़ किया है, वो ए इसके बराबर है। अब उसका जो सा यूनिट वेक्टर था वो साई हैट था, तो इसलिए ऑब्वियसली आपके पास साई हैट यूनिट वेक्टर के साथ जो टर्म आ रही है वो आपके पास जो है हम उसे वी साई ले लेंगे। यहाँ पे मैंने वी साई इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो आपको पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जिस वेक्टर के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उसका आर, थीटा और साई तीनों कंपोनेंट्स आप पहले अलहदा कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला होता है आप वो यूज़ करते हैं। एक्चुअली मैंने इतना चाह रही थी कि जल्दी जल्दी कर लूँ, जिस स्टूडेंट ने मुझसे से रिक्वेस्ट की थी उनका सुबह पेपर है तो मुझे था कि मैं जो है वो जितना जल्दी कर सकूँ अपलोड कर लूँ, इसलिए मैंने वो फार्मूला नहीं लिखा। मतलब थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ों को मैंने थोड़ा अवॉइड किया ताकि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकूँ। एक मिनट, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकूँ, तो वरना आप उसको जो है वो फर्स्ट चैप्टर में जाके आप वो फार्मूला देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए वो फार्मूला आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है स्टिल, एक मिनट, तो आप उससे देख लें। ये आपके पास देखें ये क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लिखा हुआ है, तो मैंने इस क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ किया। तो आपके पास जो भी वेक्टर होता है वी साई उसका साई हैट वाला कंपोनेंट होता है, वी थीटा उसका थीटा हैट वाला कंपोनेंट होता है और वी आर उस वेक्टर का आर हैट वाला कंपोनेंट होता है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वेक्टर पोटेंशियल है उसका सिर्फ साई हैट वाला कंपोनेंट है, तो ऑब्वियसली इसके साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो सब वी साई में आ जाएगी। तो वी साई का क्या मतलब हुआ, साई हैट वाला कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास आ जाएगा। तो जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे
तो इसमें जहाँ जहाँ वी साई वाली टर्म है वो सर्वाइव करेंगी, क्योंकि वी थीटा तो इसका है नहीं और वी आर भी नहीं है, तो वी आर और वी वाली थीटा वाली टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ वी साई वाली टर्म्स जो हैं वो सर्वाइव करेंगी। तो फिर ये इसका मतलब है एक ये वाली टर्म सर्वाइव करेगी और एक ये वाली टर्म सर्वाइव करेगी, ठीक है। तो इस टर्म में आपने हर जगह वी थीटा और वी आर वाली टर्म को ज़ीरो कर देना है, बाकी सब आपने लिख देना है, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला मैंने यूज़ किया और मैंने इस फार्मूले में जहाँ वहाँ वी साई आ रहा था वो लिख दिया। एंड देन अगर आप इस फार्मूला को दोबारा से देखें, सॉरी स्प्रेडशीट ओपन हो गया, तो अगर आप इस फार्मूला को दोबारा से देखें तो आपके पास पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा वी साई, और यहाँ पे आपके पास है पार्शियल ओवर पार्शियल आर आर वी साई, और 1/r बाय मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो जहाँ वी साई आ रहा है वहाँ पे मैंने वो वैल्यूज़ पुट कर ली हैं जो साई हैट यूनिट वेक्टर के साथ आ रही थी, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। इसका भी रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले लिया, इसका भी रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव ले लिया। तो सिंपल मैथ है। फिर उसके बाद इनको, लेकिन साथ आपने यूनिट वेक्टर्स का ध्यान रखना है। ये वाली जो टर्म है अभी मैंने आई थिंक यहाँ पे मेरा एक कट हो गया, लेकिन ऑब्वियसली ये जो ये वाली टर्म है पहली वाली, इसमें आपके पास जो है वो आर हैट आएगा साथ, और इस दूसरी वाली टर्म में साथ थीटा हैट आएगा। तो आपने यहाँ पे आर हैट भी होगा और यहाँ पे थीटा हैट भी होगा। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आर हैट और थीटा हैट, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और ये वही वाला है जो यहाँ पे हमने किया था, ठीक है। ये वही फॉर्म है। अब जो m है वो यहाँ पे m ऑब्वियसली उस तरह नहीं है, यहाँ पे पूरी वैल्यू है। तो एक्चुअली m जो है ना वो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट है आपके पास स्फेरिकल शेल का, वो 4/3 पाई आर क्यूब आर ओमेगा 6, मतलब स्पिनिंग स्फेरिकल शेल का इसके बराबर होता है। तो एक्चुअली आपके पास जो ये m है ये इसके बराबर होता है। तो ये बेसिकली कहाँ से आया, बेसिकली जो डी आई है आपके पास एक स्पिनिंग स्फेरिकल शेल है अगर, ठीक है। अगर आप स्पिनिंग स्फेरिकल शेल को आप छोटे छोटे सर्कुलर रिंग्स में कट कर लें, तो आपको पता है ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप बहुत सारे सर्कुलर रिंग में से कट करेंगे तो हर रिंग का रेडियस डिफरेंट होगा। तो अगर आप देखें तो हर रिंग का जो रेडियस होगा वो आर साइन थीटा होगा, मतलब ऊपर से नीचे आते हुए जो है ना रिंग का रेडियस चेंज होगा, मतलब वो किसके बराबर होगा, आर साइन थीटा के बराबर। और जो रिंग होगा उसकी जो विड्थ होगी वो आर डी थीटा के बराबर होगी। तो उसका जो एरिया हो जाएगा रिंग का वो क्या हो जाएगा, रेडियस मल्टीप्लाई बाय विड्थ आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय आर डी थीटा। तो ये आपके पास हो गया डिस्क का एरिया। और आपके पास ओमेगा सिग्मा जो है उसको जब अगर ओमेगा जो है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा जो है वो चार्ज पर यूनिट एरिया है। तो बेसिकली जब आप ओमेगा सिग्मा को आप मल्टीप्लाई के, आपको पता है कि ओमेगा जो है वो आपको टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि 1 आवर टाइम आपको ओमेगा से मिल जाता है और सिग्मा से आपको क्यू ओवर ए मिल जाता है। तो यहाँ से आपके पास अगर आप देखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको करंट पर यूनिट एरिया दे रहा होता है। तो अगर आप इसके प्रोडक्ट को एरिया से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको करंट दे देगा। तो ये आपके पास एक्चुअली इसके बराबर होता है। डी ए मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे है। तो डी एम फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने इस डी आई को मल्टीप्लाई करना होता है ए के साथ। तो ए जो है ना वो इस पूरे प्लेन का एरिया होगा, इस सिर्फ रिंग का एरिया नहीं होगा, उस पूरे प्लेन का एरिया होगा जिसके अंदर ये रिंग है। तो ये जो पूरा प्लेन है इसका एरिया किसके बराबर, ये सर्कुलर प्लेन है, सर्कुलर प्लेन का एरिया क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। तो पाई ये आर क्या है, इसका रेडियस वो किसके बराबर है, आर साइन थीटा के। तो पाई आर स्क्वायर हो गया और साथ ये डी आई पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई। और इसकी डायरेक्शन जो है वो, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डी एम जो होता है वो डी आई और डी ए का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास जो है वो अलॉन्ग दी जेड हेड होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलॉन्ग दी जेड हेड। तो अब आपने अगर एम फाइंड करना है तो आप ये जो डी एम है अगर आपने एम फाइंड करनी है तो एक सर्कुलर रिंग की वजह से, अगर आपने पूरे स्फीयर की वजह से फाइंड करना है तो आप उसे इंटीग्रेट करेंगे। आप उसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि जो डी थीटा है उसकी लिमिट 0 to पाई होगी, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगी। और इनकी डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग द जेड हेड होगी। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है।
फोर्स फाइंड करनी है तो हमारा जो स्फेरिकल शेल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक उसका सर्कुलर पार्ट होगा, जो सर्कुलर डिस्क जो नीचे होगी वो पार्ट होगा, और एक उसका हेमिस्फीयर वाला ऊपर वाला पार्ट होगा, और नीचे एक सर्कुलर डिस्क होगी। तो हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट है उसमें आपको पता है कि उसका जो आर है, स्मॉल आर, वो कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर होगा। अब हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अब यूज़ करेंगे वो आउटसाइड वाली यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस फाइंड यूज़ करनी है। रिजल्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस वाला रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस यूज़ करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है उसको हम यूज़ करेंगे, और उसमें हर जगह स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर पुट कर देंगे, क्योंकि अब हमें एट द सरफेस चाहिए। अच्छा, अब हमने सबसे पहला स्टेप तो ये किया कि हमने ये वाला रिज़ल्ट यूज़ किया, ठीक है, एम की फॉर्म में था ना ये वाला, और स्मॉल आर की जगह हमने कैपिटल आर पुट कर दिया, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस चाहिए। तो सरफेस जो है उसका डिस्टेंस सेंटर से कैपिटल आर के बराबर है। अब एक और चीज़ ये है कि ये आपके पास जो हमें मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग चाहिए, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने ये आर हेड का भी जेड कंपोनेंट फाइंड करना है, और थीटा हेड का भी जेड कंपोनेंट फाइंड करना है। मतलब ये कि आप जब मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट लिखेंगे तो आप आर हेड के साथ भी जेड डालेंगे और थीटा हेड के साथ भी जेड डालेंगे, ये जो डायरेक्शन वाले हैं इनके साथ। अब ये किसके बराबर है, अगेन ये आपके पास जो है वो चैप्टर 1 से आया है ये रिज़ल्ट। चैप्टर 1 में आपके पास इन्होंने आर हेड, थीटा हेड और साई हेड को इन्होंने लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो आर हेड का जेड कंपोनेंट है कॉस थीटा के बराबर, थीटा हेड का जेड कंपोनेंट है माइनस साइन थीटा के बराबर। तो सिंपल आपने यही किया है, आर हेड का जेड कंपोनेंट है कॉस थीटा के बराबर, थीटा हेड का जेड कंपोनेंट है माइनस साइन थीटा के बराबर। यहाँ पे आर हेड के जेड कंपोनेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, थीटा हेड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया आपके पास। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया रेफरेंस भी, और फिर सॉल्व करके साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रिज़ल्ट आ गया। अब एरिया आपने फाइंड करना है, तो अगेन स्फेरिकल हेमिस्फीयर है, उसका एरिया आपके पास आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई होगा, उसकी डायरेक्शन आर हेड के अलॉन्ग होगी, और उसका ए के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट ले लिया बी के साथ। अच्छा, ये सिंपल बी था, जो पहले था जो हमने ऊपर बताया वो सिंपल बी था, ठीक है। और जब हमने बी जेड फाइंड किया है, ये जो था आपके पास सिंपल बी था, और जब हमने बी जेड फाइंड किया तो हमने हर जगह साथ जो है वो जेड लगा दिया। तो एक्चुअली हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, एक्चुअली हम लोग जो है ये वाला रिलेशन, ये जो हमने रिलेशन निकाला है ना, ये डी डॉट डी ए फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमें बी डॉट डी ए भी चाहिए, बी जेड भी चाहिए, बी स्क्वायर भी चाहिए, डी ए जेड भी चाहिए। बी जेड हम फाइंड कर चुके हैं, बी वही है जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड वाला है, सिंपल आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे, वही आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपने एक फिर उसका डी ए के साथ डॉट ले लेना है, बी तो जो आपने इधर पुट किया वही बी उसका स्क्वायर हो जाएगा, और डी ए जेड फाइंड करना है। अच्छा, बी जेड हमने फाइंड कर लिया, बी मैंने आपको बता दिया वही आउटसाइड वाला है, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दिया, उसका आपने डी ए के साथ डॉट ले लिया। और इसके अलावा अब आपने जब डी ए के साथ डॉट ले लिया, आपके पास ये वाला आंसर आ गया। अब आपने डी ए जेड फाइंड करना है, डी ए जेड वही आपके पास वही होगा, डी ए हो जाएगा सिंपल आर हेड का जेड कंपोनेंट, और आर हेड का जेड कंपोनेंट किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर। और बी स्क्वायर आपको पता है बी डॉट बी के बराबर हो जाएगा, वो तो आपके पास बी और बी का डॉट ये दोनों में कॉमन है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी मैंने क्यूब लिख दिया तो स्क्वायर होगा, और ये डॉट हो जाएंगे। तो ये आपके पास जो है सिंपल आर हेड का आर हेड के साथ, थीटा हेड का थीटा हेड के साथ, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू पुट कर दी, आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, टी डॉट डी ए जो मैंने आपको पीछे टर्म दिखाई उसके अंदर मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। क्या थी टी डॉट डी ए, हमारे पास ये था 1/μ0 बी जेड बी डॉट डी ए माइनस हाफ बी स्क्वायर डी ए जेड, इसे वैल्यू पुट कर दें। अभी मैंने वैल्यू पुट कर दी है, ये मैंने मैथ सॉल्व तो कुछ किया है, अब इसको देख लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके, अगर आपको नहीं समझ आता, लेकिन वैसे ये इजी सा है, सिंपल मैथ है, इसको बस आपने सॉल्व करना है, आंसर निकाल के टी डॉट डी ए आ जाएगा आपके पास। अब बस आपने क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेनी है फोर्स फाइंड करने के लिए। तो आप जो है वो डी फाई जो है तो उसका बस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई होती है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने 2 गलत लगा दी है,
जो है यहाँ पे पाई है सिंपल। ये डी फाई की इंटीग्रेशन तो है वो 0 to 2 पाई होती है, वो आपके पास 2 पाई आ जाएगा, उसको पहले ही इन्होंने अलहदा कर दिया। सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म्स जो है वो अंदर रहेंगी, थीटा पे 0 to पाई होगी इंटीग्रेशन। ओके, अब आपके पास थीटा की लिमिट जो है वो 0 to पाई तक हो जाएगी, तो वो बस आपने वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपके पास फोर्स होगी ऑन द हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है अलोंग द जेड डायरेक्शन वो होगी। अब हमने डिस्क वाला जो नीचे डिस्क पार्ट है, एक स्फेयर है, उसके नीचे जो उसकी बेस होती है सर्कुलर डिस्क, उसके ऊपर फोर्स फाइंड करनी है। अब हम जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूज़ करेंगे वो इनसाइड के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है डिस्क वाला पार्ट जो है वो इनसाइड आएगा शेल के। तो इनसाइड जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू ये है, और डी ए जो है, अब वो सर्कुलर डिस्क है, उसका आपको पता है कि आर जो है वो एरिया जो होता है आर डी फाई और थीटा हेड के अलोंग होता है। अब थीटा हेड का जेड कंपोनेंट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि आप जेड एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, तो और दूसरी बात ये भी कि जो आपकी डिस्क है ओबियसली उसकी डायरेक्शन नॉर्मल होगी, उसके एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल होगी, और नॉर्मल टू दिस डिस्क डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। तो इट्स मीन कि हमें जेड एक्सिस के अलोंग चाहिए। अब है कि थीटा हेड का जो जेड कंपोनेंट है वो माइनस साइन थीटा के बराबर है, लेकिन साइन थीटा कहाँ गया? यहाँ तो हमने पुट किया है माइनस आर डी फाई, थीटा हेड को रिप्लेस कर दिया माइनस जेड हेड से। क्यों? क्योंकि ये डिस्क जो है उसका एंगल क्या होगा, थीटा होगा, जो होगा उसका वो 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। आपके पास ये डिस्क जो है वो एट एंगल ऑफ 90 डिग्री होगी, तो थीटा जो है वो 90 हो गया, तो उस वजह से आपके पास साइन 91 हो गया, तो थीटा हेड जेड माइनस जेड हेड के बराबर हो गया। अब बी की वैल्यू जो आउट साइड है वो, और डी ए की वैल्यू से आपने डॉट ले लेना है। डी ए जेड आपके पास वही होगा जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, बेसिकली यही आपका डी ए जेड है। तो अगेन आपने टी डॉट डी ए की रिलेशन जो आपको मैंने ऊपर दिखाया था उसमें आपने हर जगह भी वैल्यूज़ पुट करनी है, और फिर उसके बाद आपने इंटीग्रेशन कर लेनी है। आर के ऊपर इंटीग्रेशन 0 to कैपिटल आर होगी। अब ये फोर्स आ जाएगी डिस्क पे अलोंग द जेड डायरेक्शन, फिर दोनों फोर्सेस को आप ऐड करेंगे तो ये टोटल फोर्स आ जाएगी, और ये वही आएगी जो आपने प्रॉब्लम 5.42 में कैलकुलेट किया। जो 8.5 प्रॉब्लम है उसमें मैंने आपको ये कहा है कि अगर दो चार्जेस हैं, दोनों सेम है, उनके दरमियान में आपने एक प्लेन इंट्रोड्यूस करवाना है इस तरह के दोनों से उसका डिस्टेंस सेम आए हो ना। तो अब आप ये बताएं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कितनी फ़ोर्स लगाएंगे यूजिंग मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर। तो अगेन फोर्स जो है वो लॉन्ग द जेड डायरेक्शन लगेगी। टी डॉट डी ए का जेड कंपोनेंट फाइंड करना है, तो वो मैंने आपको ये वाली चीज़ हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, पिछले एग्जाम्पल में ये वही यूज़ होगी। एरिया जो है उसमें अब आपका प्लेन जो है वो जो बन रहा है ये एक्स वाई प्लेन है, इसकी डायरेक्शन जेड हेड के लॉन्ग है, तो जो एरिया है ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, जेड हेड के लॉन्ग होगी। तो इसका मतलब ये है कि एरिया जो है उसका एक्स वाला कोई कंपोनेंट नहीं होगा, वाई वाला कोई कंपोनेंट नहीं होगा, उसका सिर्फ जेड वाला कंपोनेंट होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जेड हेड के लॉन्ग है। तो डी एक्स से डी ए वाई ज़ीरो होंगे, सिर्फ डी ए जेड होगा। अब डी ए जेड जो है अगर आप जो है वो अगेन इसको एक प्लेन लें, इन अ सेंस आप इसको जैसे एक सर्कुलर प्लेन लें, तो अगेन आपके पास जो हमने इस केस में डायरेक्शन फाइंड की थी फॉर अ सर्कुलर प्लेन माइनस आर डी फाई, और उसकी डायरेक्शन जो है वो लॉन्ग द जेड हेड थी। तो इस केस में भी आपके पास ये जो प्लेन है इसकी जो डायरेक्शन है लॉन्ग द जेड हेड होगी, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस आर डी फाई के बराबर होगा। तो अब आपके पास क्या है, आपने टी डॉट डी ए कैलकुलेट करना है। अब टी डॉट डी ए आपके पास किस तरीके से आएगा, टी जो है इसमें हमने जैसे पहले मैग्नेटिक फील्ड वाली वैल्यूज़ थी, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हमें ये कैलकुलेट करना है, असल में हमारा टी ए वाई और टी ए ये आपके पास एक्स है, बेसिकली ये टी जेड वाई और टी जेड एक्स वाली टर्म है, बेसिकली ये और ये टर्म्स तो ज़ीरो हो जाएंगी, और हमें टी जेड डी ए जेड तो हम फाइंड कर चुके हैं। टी ए जेड क्या होगा आपके पास, जैसे आपने सॉरी टी जेड आपके पास क्या होगा, वही जैसे आपने पिछले केस में फाइंड किया था, उसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्योंकि चार्जेस एट रेस्ट हैं तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास इस रिलेशन के अंदर हम लोगों ने आई जे की जगह जेड पुट कर दिया, तो बी तो है नहीं, तो ओबियसली ये वाली टर्म्स नहीं आएंगी, सिर्फ ये वाली टर्म्स
सर्वाइव करेंगे। तो वहाँ से आपके पास ये आ गया। तो ये आपके पास ई जेड जेड माइनस हाफ ई स्क्वायर और आपके पास डी ए आ गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास डी जेड जेड और ये हो गया डी ए जेड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू सेम चार्जेस। अब आपको जैसे पता है कि अगर दो सेम चार्जेस हैं, अगर इस पॉइंट प्लेन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो आपके पास इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, इसकी वजह से भी आउटवर्ड होगी। तो इस पॉइंट पे जो फील्ड है, जब आप उनको दोनों की वजह से जो फील्ड है उसको जब आप रिजॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जेड कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और एक्स जो के ये वाले कंपोनेंट हैं पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, ये सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो जेड कंपोनेंट उनका ज़ीरो हो रहा है और जो कंपोनेंट उनका सर्वाइव कर रहा है कॉस थीटा वाला, वो दोनों ऐड हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो उनकी वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा, मतलब Q/4πε0 r स्क्वायर तो वैसे ही आता है। 2 cos थीटा जो है वो दो सेम है, मतलब एक होगा Q/4πε0 r स्क्वायर cos थीटा, दूसरा भी होगा Q/4πε0 r स्क्वायर cos थीटा। जब वो दोनों ऐड होंगे तो 2Q cos थीटा 4πε0 r स्क्वायर आ जाएगा और उनकी डायरेक्शन अगेन रेडियली आउटवर्ड होगी। अब cos थीटा फ्रॉम दैट फिगर आपके पास यहाँ से आप देख लें, वो आपके पास किसके बराबर है। अगर ये थीटा है तो आपके पास जो है ये cos थीटा जो है वो आपके पास सिंपल r ओवर इटैलिक r के बराबर हो जाएगा। फिर आपने उस e का स्क्वायर ले लिया। अब r की जगह आप अगेन ये जो इटैलिक r है ये आपके पास a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर है, वो पुट कर दिया और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब टी डॉट डी ए में आपने क्या किया, यहाँ पे ई जेड तो आपका ज़ीरो हो गया था, ई स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया और टी डॉट डी ए आ गया और फिर उसमें आपने इंटीग्रेशन ली। इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास डी आर डी फाई तो ऑब्वियसली 0 to 2π होगा। इस केस में आपका क्योंकि प्लेन इनफाइनाइट है तो आर जो है वो 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ की है कि आर स्क्वायर को यू के बराबर ले लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करें 2r डी यू के बराबर है, तो यहाँ से आपके पास r क्यूब डी आर आ जाएगा u डी यू बाई 2 के। फिर सिंपल आपने इसको यहाँ से आपने पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करनी है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करके आप इसे सॉल्व करें, 0 to इन्फिनिटी लिमिट पुट करें, आंसर आ जाएगा। और अगर आपके पास ऑपोजिट चार्ज हैं, सॉरी मैंने यहाँ सेम चार्ज लिख दिया बट दिस इज़ फॉर ऑपोजिट चार्ज। ऑपोजिट चार्ज में आपको क्या होगा, एक की फील्ड इनवर्ड होगी, एक की आउटवर्ड होगी। तो इस केस में जब आप उसे रिजॉल्व करेंगे तो उनके कॉस थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, साइन थीटा वाले कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे को ऐड करेंगे इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो इसलिए वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में -2q साइन थीटा जेड है 4πε0 r स्क्वायर, और साइन थीटा अगेन आप इसी तरह इस फिगर से फाइंड करेंगे तो आपके पास a ओवर r आ जाएगा। तो आपके पास थीटा एक्चुअली यहाँ पे होगा, मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो आपके पास ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। अब इस केस में आपके पास z कंपोनेंट सर्वाइव कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्चुअली वो अपने z कंपोनेंट के ही बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर का मतलब है आपने उसके z कंपोनेंट का स्क्वायर लिया। तो इस केस में फिर जब आप टी डॉट डी ए कैलकुलेट करेंगे तो आपने केयरफुली ई जेड की वैल्यू और ई स्क्वायर की वैल्यू, मतलब एक्चुअली आपका ई जेड स्क्वायर हो जाएगा ना ये, और आपको पता है ई जेड स्क्वायर आपका ई स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से ये ई स्क्वायर माइनस हाफ ई स्क्वायर प्लस हाफ ई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। बस आपने वो वैल्यूज़ पुट करनी है एंड देन आपने डी फाई की लिमिट 0 to 2π और डी आर की लिमिट 0 to इन्फिनिटी पुट करके ये फोर्स आपने फाइंड कर लेनी है। एंड दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो।